सबसे पहले तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और सीखेंगे बहुत चीज़ें अच्छे से तरीके से। और चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्लास कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो ये प्रश्न है भूकंप से संबंधित। और भूकंप से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए भूकंप रिएक्टर पैमाने से तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। किसकी? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। भूकंप की तीव्रता मापते हैं किससे? रिएक्टर पैमाने से। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे भूकंप की तीव्रता। लेकिन आप लोग आपसे पूछे कि मर्केली स्केल से क्या नापते हैं? मर्केली स्केल से, मर्केली पैमाना भी एक होता है और इससे भी भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ठीक, पैमाना, इससे भी भूकंप की तीव्रता मापा जाता है मर्केली स्केल से भी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग ये बताएंगे कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये आप लोग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपसे पूछे कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। सिस्मोलॉजी क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन। और आपसे पूछे यदि भूकंप तरंगों की औसत गति कितनी होती है, आपसे पूछे कि भूकंप तरंगों की औसत गति बताइए कितनी होती है, तो भूकंप तरंगों की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और समुद्रों के भीतर जो आते हैं सुनामी, जो सुनामी आने के जो कारण होते हैं, सुनामी कहाँ पे आते हैं? समुद्र में। सुनामी आने का जो कारण होता है ये क्या होता है कि समुद्र के अंदर की जो तरंगे में समुद्र की सतह पे भूकंप आने के कारण, समुद्र की सतह पे भूकंप आने के कारण यहाँ पे क्या होती हैं? भूकंप आने के कारण सुनामी आती है। ठीक, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। सुनामी आने का कारण क्या? समुद्र की सतह पे भूकंप। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं ये आप लोग बताएंगे। विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक भूकंप की बात करें, सर्वाधिक भूकंप तो ये प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है, प्रशांत महासागर में आता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पे? प्रशांत महासागर में विश्व में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। और इस क्षेत्र को जहां पे आता है उसे अग्निवलय क्षेत्र कहते हैं, उसे अग्निवलय या फिर रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपसे पूछिए कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। किसकी? भूकंप की तीव्रता। आपसे पूछे मर्केली पैमाने से क्या नापा जाता है, तो इससे भी भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ठीक, अब भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। क्या? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक, और विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं, तो आपसे महासागर का नाम पूछे तो आप लोग बताएंगे प्रशांत महासागर में। और यहाँ पे कहा? अग्निवलय क्षेत्र में, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक, और भूकंप तरंगों की औसत गति कितनी होती है? भूकंप तरंगों की जो औसत गति है वो 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, और सुनामी आने का कारण, जो समुद्र के अंदर सुनामी आती है, इसका कारण क्या होता है? समुद्र की सतह में भूकंप आने के कारण ये होता है। समुद्र की सतह में भूकंप आने के कारण यहाँ पे समुद्र में सुनामी आते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि गंगा नदी कितने राज्यों से जाती है, तो गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से जाती है, 5 राज्यों से। और सर्वाधिक विस्तार गंगा नदी का, सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो सर्वाधिक लंबाई गंगा नदी का किस में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई। और आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से गंगा नदी जाती है, तो उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होके जाती है। उत्तर प्रदेश के कितने? 28 जिलों से होके गंगा नदी जाती है। ठीक, और आपसे पूछे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, आपसे पूछे कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। आपसे पूछे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपसे पूछे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी का उद्गम होता है। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश में क्या कहा जाता है गंगा नदी को, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ठीक, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि गंगा नदी कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से होके जाती है। और इसकी सर्वाधिक लंबाई गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में होती है। सर्वाधिक लंबाई गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में होती है। और उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से? 28 जिलों से गंगा नदी बहती है। 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है आपसे पूछे, तो गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी का उद्गम होता है। आपसे पूछे कि बांग्लादेश
बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो आपसे पूछे कि सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं सांझ का तारा। आपसे पूछे कि भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? तो भी भोर का तारा भी किसे? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं? पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और आपसे पूछे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक, अब आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के निकट सबसे। अब आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। और आपसे पूछे कि यहाँ पे शुक्र की घूर्णन दिशा क्या है? तो घूर्णन की दिशा अधिकतर ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन ये शुक्र ग्रह आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पूर्व से किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और आपसे पूछे कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे बाएं तरफ है शुक्र। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह में बाएं तरफ है शुक्र, और लेकिन दाएं तरफ आपसे पूछे कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह में दाएं तरफ मंगल ग्रह है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे साथ में। आपसे पूछे कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। आपसे पूछे भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं? भगनी मतलब बहन होता है, तो ये भी किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? यानी कि रूपरेखा में पृथ्वी के समान है, इस वजह से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक, तो वो किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसे? शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह। और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है सौरमंडल का चमकीला ग्रह। शुक्र की घूर्णन दिशा क्या होती है? तो ये पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर ये घूर्णन करता है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और शुक्र जो है पृथ्वी के बाएं तरफ है। शुक्र पृथ्वी के बाएं तरफ है। यहाँ पे बीच में पृथ्वी है और इधर क्या है? शुक्र है। इधर शुक्र है और इधर क्या है? मंगल ग्रह है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बीच में अर्थ है अपना, यहाँ पे शुक्र है, मंगल है और फिर बीच में अपनी पृथ्वी है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में एनडीबी भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसका मुख्यालय शंघाई चीन में बताएंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई चीन में स्थित है। आपसे पूछे एडीबी, जिसे क्या कहते हैं? एडीबी बैंक, जिसे क्या कहते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसे क्या कहते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मनीला में है। और मनीला कहाँ पे है? ये फिलीपींस में है। मनीला कहाँ पे? ये फिलीपींस में है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। ठीक, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मनीला है। ठीक, और इसकी बात करें तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे साथ में। आपसे पूछे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप लोग बताएंगे शंघाई में मुख्यालय। और शंघाई किस देश में पड़ता है? चीन में। आपसे पूछे एडीबी, जिसे कहा जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन, एनडीबी पूछे तो शंघाई चीन, एडीबी पूछे तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे वायुमंडल की परतों से संबंधित प्रश्न है, और जो कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि वायुमंडल के सबसे निचली सतह कौन सा है? तो वायुमंडल के सबसे निचली सतह है क्षोभ मंडल। और एग्जाम में क्षोभ मंडल से ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षोभ मंडल से हम लोग ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे, बाकी भी मंडलों के बारे में हम लोग समझेंगे आगे दूसरे। तो इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं क्षोभ मंडल को।
और बात करते हैं यहाँ पे मौसम संबंधित जितने भी घटनाएं हैं, मौसम संबंधित सभी घटनाएं, मौसम संबंधित सभी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। मतलब संबंधित सभी घटनाएं कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं आपसे सर्वाधिक जलवाष्प कहाँ पे होता है, सर्वाधिक घनत्व किस मंडल का होता है, ये भी आप लोग बताएंगे। क्योंकि सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो जो ज्यादा घनत्व वाली गैसें होती हैं वो कहाँ पे होंगी, तली में, यानी कि सबसे नीचे होंगी। और जो हल्की गैसें होंगी वो सबसे ऊपर होंगी, यानी कि ऊपर वाले परत में। तो सबसे नीचे वाला परत है हमारा क्षोभ मंडल। इस वजह से जो वजनदार गैसें होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं, सबसे निचली परत में। इसका सर्वाधिक घनत्व होता है। ठीक, सर्वाधिक घनत्व किस मंडल का होता है, तो सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल का होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सर्वाधिक जलवाष्प किस मंडल में होता है, सर्वाधिक जल वाष्प आपसे पूछे किस मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल में सर्वाधिक जलवाष्प होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 90% लगभग जलवाष्प होते हैं यहाँ पे क्षोभ मंडल में। ये आप लोग पूछे, आपसे एग्जाम में बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि मेघ गर्जन कहाँ पे होता है, मेघ गर्जन की जो घटना है वो किस मंडल में होती है, यानी कि मेघ गर्जन भी मौसम से ही संबंधित है। तो मौसम के संबंधित सभी घटनाएं कहाँ पे होंगी, क्षोभ मंडल में होंगी। और क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई आपसे पूछे कितनी है, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है, तो ये भी आप लोग बताएंगे। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई है। अब क्षोभ मंडल के बारे में बात करें, आपसे पूछे यदि आप क्षोभ मंडल में हैं तो 165 मीटर यदि ऊंचाई पे जाएंगे आप, 165 मीटर यदि आप ऊंचाई पे जाएंगे तो आपके तापमान में कितनी कमी आएगी, तो तापमान में कितनी कमी आएगी, 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक, मौसम संबंधी सभी घटनाएं जितनी होती हैं, सभी घटना किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं। और सर्वाधिक घनत्व वाला जो मंडल है, सर्वाधिक घनत्व वाला मंडल है वो क्षोभ मंडल है। क्योंकि हल्की गैसें ऊपर होती हैं, भारी गैसें सभी नीचे होती हैं, इस वजह से इसका घनत्व अधिक होता है। ठीक, और सर्वाधिक जलवाष्प किसमें होती है, क्षोभ मंडल में। लगभग 90% जलवाष्प क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। और मेघ गर्जन की घटना कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में होती है। 165 मीटर हाइट पे जाने पे आपके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है क्षोभ मंडल में। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग समझेंगे और ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 2 बार क्लिक हो गया। आप अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितने मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितने मिनट का समय लगता है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, 4 मिनट का समय लगता है कितने, 1 डिग्री देशांतर घूमने में। ठीक, 1 डिग्री देशांतर। अब यहाँ पे 4 में आप गुणा करा देंगे 15 का, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 मिनट। या फिर 60 मिनट को कह सकते हैं 1 हावर, 1 घंटा कह सकते हैं। और इसी तरफ डिग्री में 15 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक, तो एक घंटे में कितना घूमती है, तो 15 डिग्री, ये आप लोग बताएंगे। 15 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी 1 मिनट में, कितना 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है 1 घंटे में, 15 डिग्री देशांतर। अगर आपसे पूछे 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट, 4 मिनट का समय लगती है। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, 1 घंटे में कितने देशांतर घूमी जाती है और 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लगता है। ठीक, तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ठीक, गोरे कहते हैं, 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि आप लोग 3 रेखाएं याद रखेंगे। ठीक, आप लोग एक तो आप लोग 82.5 डिग्री आप लोग याद रखेंगे, 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर याद रखेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा याद रखेंगे। ठीक, ये याद रखेंगे। आप लोग एक और याद रखेंगे, 180 डिग्री देशांतर याद रखेंगे, 180 डिग्री देशांतर याद रखेंगे। और एक आप लोग याद रखेंगे 0 डिग्री देशांतर। इन सारी रेखाओं को याद रखेंगे। देखिए, 82.5 डिग्री जो देशांतर है वो भारत की मानक समय रेखा है, ये भारत का मानक समय रेखा है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत की मानक समय रेखा है। और जो 180 डिग्री है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री जो देशांतर है वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या फिर अंतरराष्ट्रीय विश्व का मानक समय रेखा है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व का मानक समय रेखा। विश्व का मानक समय रेखा का मतलब है कि सारे विश्व के समय इसी से निर्धारण होता है, 0 डिग्री देशांतर से। ठीक, तो मानक समय रेखा है, ये अभी आप लोग ध्यान रखेंगे,
विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथ में। और आपसे पूछे कि यहाँ पे देखिए, आपसे पूछे कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय, 4 मिनट का समय लगता है। और आप लोग साथ में याद रखेंगे 1 घंटा में कितने डिग्री देशांतर घूमता है, 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूम लेता है 1 घंटे में। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो क्या है, भारत का मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा। 180 डिग्री जो देशांतर है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इससे पूरा जो विश्व का है इसमें तिथि निर्धारित होता है। और 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, विश्व का मानक समय रेखा कहते हैं। इससे पूरे विश्व का समय निर्धारण होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत की जो सबसे ऊंची बांध है वो टिहरी बांध है। आपसे पूछे टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है। टिहरी बांध किस नदी पे, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। आपसे पूछे टिहरी बांध किस राज्य में बना है, तो उत्तराखंड राज्य में ये बना हुआ है। ठीक, आपसे पूछे कि हीराकुंड बांध के बारे में पूछे, हीराकुंड बांध तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है। महानदी पे, और किस राज्य में बना हुआ है, तो उड़ीसा में बना हुआ है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हीराकुंड बांध उड़ीसा में बना हुआ है, आपके महानदी पे बना हुआ है। आप लोग से पूछे तिलाया बांध कहाँ पे बना हुआ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, तिलाया बांध कहाँ पे है। तो ये सारी बांधें एग्जाम में पूछी जाती हैं। नदी उदी से प्रश्न बहुत जो पूछता है सब बांधों से ही पूछता है। आपसे पूछे कि झारखंड में ये तिलाया बांध कहाँ पे, झारखंड में स्थित है। और ये किस नदी पे, बराकर नदी पे। किस नदी पे, बराकर नदी पे स्थित है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बराकर किसकी सहायक नदी है, ये दामोदर की सहायक नदी है। बराकर दामोदर की सहायक नदी है। अब देख लेते हैं यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पे बना हुआ है। आपसे पूछे किस राज्य में बना हुआ है, तो उत्तराखंड राज्य में। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और ये किस नदी पे, महानदी पे बना हुआ है। और किस राज्य में आपसे पूछे बना हुआ है, तो उड़ीसा में बना हुआ है। तिलाया बांध जो कि झारखंड में बना हुआ है और ये बराकर नदी पे बना हुआ है। और बराकर किसकी सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है। तो इन सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्कों से भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। आपसे पूछे कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे, जो आपके भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना हुआ था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, जिप्सम से बना हुआ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, जिप्सम से बना होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसका वैज्ञानिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आपसे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका रासायनिक सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे CaSO4 इसका रासायनिक नाम CaSO4 हाफ H2O इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक, और जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो क्या है, तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा, राजस्थान राज्य करता है। ठीक, राजस्थान राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और यदि आपसे पूछे कि अम्लीय मिट्टी जो होता है जिसमें कृषि नहीं की जाती, अम्लीय मिट्टी में इतना अम्लीयता होता है कि इसमें उपजाऊ ये नहीं होता है। अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, तो इसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक, अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए साथ में आपसे पूछे कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपसे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। ठीक, और जिप्सम का यहाँ पे वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसे कहते हैं। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं और इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। ठीक,
और बात करते हैं जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान राज्य से होता है। और ये जिप्सम अम्लीय जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, तो इसमें जिप्सम का उपयोग करते हैं अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक, दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दूध से क्रीम निकालने के किस बल से निकलता है, दूध से अपकेंद्रीय बल से निकलता है। ठीक, दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के कारण निकलता है। आपसे पूछे कि जो वॉशिंग मशीन होता है, वॉशिंग मशीन, इसमें जब कपड़ा धुला जाता है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा धुला जाता है, तो इसमें वॉशिंग मशीन को कपड़ा सुखाना, ये कौन सा कपड़ा सुखाना, ये आपका कौन सा बल का काम करता है, इसमें भी अपकेंद्रीय बल काम करता है। इसमें कौन सा बल काम करता है, अपकेंद्रीय बल काम करता है। आपसे पूछे कि दूध से क्रीम निकालना, या फिर आपसे पूछे कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाना, ये किस बल का कारण है, तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ठीक, और लेकिन आप लोग आपसे पूछे यदि कि मौत के कुएं में जो यहाँ पे करतब दिखाए जाते हैं, मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल चलती है, मौत के कुएं में, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जो मोटरसाइकिल चलती है मौत के कुएं में, ये किस बल के कारण यहाँ पे चलाना संभव होता है, तो उसमें अभिकेंद्रीय बल के कारण ये चलाना संभव होता है। किस बल के, अभिकेंद्रीय बल के कारण यहाँ पे चलाना संभव होता है। ठीक, अगर आप दूध से क्रीम निकालेंगे तो दूध का घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा, ये आप लोग बताएंगे। तो दूध से क्रीम यदि निकालेंगे तो दूध का घनत्व तो क्या होगा, कम हो जाएगा, दूध का घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बढ़ जाएगा दूध का घनत्व। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो दूध क्रीम होती है वो दूध से हल्की होती है, इस वजह से जो हल्की चीजें जब निकल जाएंगी तो जो बाकी चीजें बचेंगी उसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया किस बल के कारण संपन्न होती है, अपकेंद्रीय बल के कारण। वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा सुखाया जाता है ये किस बल के कारण होता है, तो ये भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। और मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल चलाना संभव होता है, ये अभिकेंद्रीय बल होता है, इसमें अभिकेंद्रीय बल काम करता है। और दूध का घनत्व तो बढ़ जाएगा यदि हम उसमें से क्रीम निकाल लेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़े की सहायता से मछलियां सांस लेती है। गलफड़ों की सहायता से मछलियां सांस लेती हैं, और गलफड़े या फिर आप लोग मिल जा सकता है एग्जाम में, गिल्स की सहायता से ये सांस लेती हैं, गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं मछलियां। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिए। मछलियों की यकृत के तेल में क्या होता है, मछलियों की यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है, तो इसमें क्या होता है, विटामिन डी होता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी का यहाँ पे प्रचुर मात्रा होता है। और मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपसे पूछे कि मछलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मछलियों का अध्ययन जो होता है पीसी कल्चर होता है। मछलियों का अध्ययन क्या होता है, इकथ्योलॉजी होता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकथ्योलॉजी कहलाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मोती देने वाली मछलियां कहाँ पे पाई जाती है, आपसे एग्जाम में पूछे कि मोती देने वाली मछलियां कहाँ पे पाई जाती हैं। मोती देने वाली जो मछलियां होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पे, ये मन्नार की, ये कहाँ पे, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है मोती देने वाली मछलियां। और मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, भारत एंड श्रीलंका के बीच में स्थित है मन्नार की खाड़ी। ठीक, तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे, और भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला भारत का राज्य गुजरात है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे, मछलियों किसकी सहायता से सांस लेती हैं, मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। या फिर आपसे कह दे कि मछलियां किसकी सहायता से, गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। मछलियों के यकृत तेल किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, मछलियों के यकृत तेल में, तो इसमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकथ्योलॉजी कहलाता है, मछलियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे मोती देने वाली मछलियां कहाँ पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है मन्नार की खाड़ी। फिर पाक जल संधि पूछे तो वो भी आपके भारत और श्रीलंका के
बीच में स्थित है। आपसे पूछे कि सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला भारत का राज्य क्या है, कौन सा है? गुजरात में सर्वाधिक मछली का उत्पादन किया जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में बना हुआ है? तो ये गुजरात राज्य में बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध एक गुजरात राज्य में बना हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी एक विशेषता है कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बांध है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बांध है कौन सा? सरदार सरोवर बांध। और सबसे बड़ा बांध जो है, भारत का सबसे बड़ा बांध, आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा तो भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किस नदी पे बना हुआ है? ये सतलुज नदी पे बना हुआ। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे? सतलुज नदी पे। और किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है? नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। आपसे पूछे सरदार सरोवर बांध किस राज्य में बना हुआ है? तो ये गुजरात राज्य में बना हुआ है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक, और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध है। किस नदी पे बना हुआ है? सतलुज नदी पे, हिमाचल प्रदेश राज्य में बना हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसका पहले मुख्यालय कहाँ पे स्थित रहता था? पहले हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे था? कोलकाता में था। तो इसे भी साथ में आप लोग याद रखेंगे। पुराना आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता में था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे पहले गवर्नर। सर ओसबॉर्न स्मिथ थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर। ठीक, आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख आप लोग बताएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आपसे पूछे कि जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका लेखा वर्ष क्या होता है? लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो इसका लेखा वर्ष होता है जुलाई से जून तक। कहाँ पे? जुलाई से लेके जून तक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जुलाई से जून तक इसका लेखा वर्ष। लेकिन आपसे पूछे कि एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है आपका वित्तीय वर्ष। लेकिन आपसे पूछे कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो जुलाई से जून तक होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। आपसे पूछे कि पहले इसका मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता में स्थित था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 के दिन इसका राष्ट्रीयकरण दिया हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, पहले गवर्नर। और आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो जुलाई से जून तक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेखा वर्ष। जबकि आपसे पूछे कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की जो भारत की सबसे बड़ी झील है वो वूलर झील है। वूलर झील है मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है। आपसे पूछे कि वूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में। किसमें? जम्मू कश्मीर राज्य में है वूलर झील। आपसे पूछे कि डल झील कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे कि डल झील कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? आपसे पूछे भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी
झील क्या है? तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो आपकी क्या है? चिल्का झील है। चिल्का झील है। अब आपसे पूछे चिल्का झील किस राज्य में है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि भारत की झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो भारत की जो झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को भारत के झीलों की नगरी कहा जाता है। आपसे पूछे कि सांभर झील कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे सांभर झील कहाँ पे स्थित है? तो सांभर झील आपके कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी कौन सी कृत्रिम झील क्या है? तो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी बनाई गई है? तो गोविंद सागर यहाँ पे झील बनाई गई है। ठीक, गोविंद सागर झील बनाई गई है। और जो गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वूलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। जम्मू कश्मीर राज्य में डल झील आपसे पूछे किस राज्य में? तो ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में। बस भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी। और भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर है। और सांबर झील किस राज्य में? राजस्थान राज्य में सांबर झील स्थित है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की वजह से हरे पौधे भोजन बनाते हैं। और हरे पौधों में जल परिवहन का काम कौन करता है? हरे पौधों में जल परिवहन का काम कौन करता है? तो हरे पौधे में जो जल परिवहन का काम है वो जाइलम करता है। जाइलम करता है हरे पौधे में जल परिवहन का कार्य। और पौधों में जीवन होता है, ये सबसे पहले किसने बताया? पौधों में जीवन होता है। आपसे पूछे कि ये सबसे पहले किसने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था सबसे पहले कि पौधों में जीवन होता है। जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। ठीक, जगदीश चंद्र बसु ने बताया। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या करती है? ये प्रकाश ऊर्जा को, सूर्य से तो प्रकाश ऊर्जा लेती है, ये प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं साथ में। आपसे पूछे हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया। और जल परिवहन हरे पौधों में जाइलम के कारण होता है जल परिवहन। और पौधों में जीवन होता है, ये सबसे पहले किसने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधों में जीवन होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। आपसे पूछे कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? आपसे पूछे कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये भी आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को भी कहा जाता है। आपसे पूछे कि मुस्लिम गांधी किसे कहा जाता है? आपसे पूछे कि मुस्लिम गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही मुस्लिम गांधी भी कहा जाता है। मुस्लिम गांधी पूछे या फिर आपसे पूछे फ्रंटियर गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। भारत रत्न पाने वाले ये पहले विदेशी पाने वाले पहले विदेशी थे। पहले विदेशी कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे एक आंदोलन आपसे पूछे कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने शुरू किया था? लाल कुर्ती जो आंदोलन है ये इसको किसने शुरू किया था? लाल कुर्ती आंदोलन जो है एक खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही शुरू किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। आपसे पूछे कि लाल कुर्ती आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1930 में इसे शुरू किया गया था। 1930 में शुरू किया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन को एक और नाम से इसे खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। ठीक, इसमें खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे साथ में देख लेते हैं। आपसे पूछे सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नाम तो बहुत बड़ा है। आपसे पूछे कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। मुस्लिम गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे?
भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। लाल कुर्ती आंदोलन के शुरुआत किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने कुर्ती आंदोलन की शुरुआत 1930 में किया था। इसे खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे? ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे फीफा का मुख्यालय है। फीफा किससे संबंधित है? तो फीफा फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1919 में इसका स्थापना हुआ था। 1919 13 अप्रैल 1919 आप लोग बताएंगे कौन सा घटना घटा था भारत में। और आपसे पूछे कि यहाँ पे अब आपसे पूछे कि ISO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिसे इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पे? गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। गुड़गांव कहाँ पे है? ये हरियाणा में स्थित है। ठीक, गुड़गांव कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए फीफा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। अब फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। स्थापना 1919 में हुई थी। और ISO का हेडक्वार्टर, जिसे इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। गुड़गांव कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के बारे में बात करें, ये किसे टूटकर अलग हुआ था? तो ये किसे टूटकर अलग हुआ था? तो ये उत्तरी अमेरिका से टूटकर अलग हुआ था। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ था। आपसे पूछे कि ग्रीनलैंड द्वीप के अधिकार किस देश का है? इस पे किस देश का अधिकार है? तो इस पे डेनमार्क का अधिकार है। और आपसे पूछे कि डेनमार्क की राजधानी क्या होती है? तो कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और ग्रीनलैंड पे किस महाद्वीप का हिस्सा है? ये भी पूछे आपसे किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे साथ में आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है विश्व से सबसे बड़ा द्वीप। ये किससे अलग होकर टूटकर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ। लेकिन इस पे अधिकार किस द्वीप का है? राजनीतिक अधिकार जो है डेनमार्क का है। और डेनमार्क की राजधानी क्या होती है? कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। और ग्रीनलैंड द्वीप किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख राज्य में, लद्दाख राज्य में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और इसकी विशेषता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ठीक, अब आपसे पूछे कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी नेशनल पार्क स्थित है। आपसे पूछे कि गहीर माथा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? गहीर माथा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? गहीर माथा, गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये आप लोग बताएंगे। गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लीजिए साथ में आपसे पूछे कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? लद्दाख राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में। गहीर माथा नेशनल पार्क समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। और इस कब से कब तक रहे? तो ये 1950 से लेके 1962 तक रहे। और 1962 में ही इन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। कब? 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और सबसे लंबा कार्यकाल आपसे पूछे, सबसे लंबा कार्यकाल कौन से राष्ट्रपति का था? तो सबसे लंबा कार्यकाल आपके इसका था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। सबसे लंबा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, आपसे पूछे कि
आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपसे पूछे कि इनकी उपाधि क्या थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक उपाधि थी, वो क्या थी, सबसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो उपाधि थी वो देश रत्न की थी, इन्हें देश रत्न कहा जाता था, ठीक। और ये उपाधि किसने दिया था, तो गांधी जी ने उपाधि दी था, गांधी जी ने ये उपाधि दिया था, इन्हें देश रत्न की उपाधि किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। आपसे पूछे कि सदाकत आश्रम किससे संबंधित है, सदाकत आश्रम किससे संबंधित है, सदाकत आश्रम का संबंध किससे, यहाँ पे किस व्यक्ति से है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। सदाकत आश्रम का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, तो उसे क्या कहा जाता है, महाप्रयाण कहा जाता है, ठीक, महाप्रयाण घाट कहा जाता है। महात्मा गांधी यहाँ पे इनका महाप्रयाण घाट कहा जाता है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कब से है, 1950 से लेकर 1962 तक है। सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति ये हैं, सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इन्हें भारत रत्न 1962 में दिया गया और इनकी उपाधि देश रत्न की थी, और ये देश रत्न की उपाधि देने वाले कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे कौन है, ये सारे प्रश्न आपको याद ही होंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और सदाकत आश्रम का संबंध ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनके समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और कपास को क्या कहते हैं, काला सोना, कपास को सफेद सोना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कपास को सफेद सोना कहा जाता है, ठीक। कपास को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। यहाँ पे इसको इरेज करेंगे। कपास को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कह के इसे कहा जाता है। और कपास एक कैसा फसल है, एक नगदी फसल है। कपास कैसा फसल है, ये नगदी फसल है, यानी कि इसे बेचेंगे तुरंत आपको पैसा मिलेगा। और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। और इसे काली मिट्टी को भी लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि काला, यहाँ पे सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, सर्वाधिक कपास उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक। अब पूछे कि ये काली मिट्टी या फिर रेगूर मिट्टी किस किस राज्य में पाई जाती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मुख्य रूप से आपके ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र का तो जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे साथ में देख लेते हैं। आपसे पूछे कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसे क्या कहते हैं, सफेद सोना कहा जाता है कपास को। और एक कपास कैसी फसल है, नगदी फसल है। इसे आप लोग तुरंत यानी कि उगाकर तुरंत बेच सकते हैं और इसे आपको पैसा मिलेगा तुरंत का तुरंत। और सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला भारत का राज्य गुजरात है। तो ये तो हो गई कपास। और काली मिट्टी को क्या कहते हैं, इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है और इसे लावा मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए। भारत के किन किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बिहार का सुख किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक। आपसे पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपसे पूछे बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आपसे पूछे कि यहाँ पे उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपसे पूछे कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो उड़ीसा का शोक जो है वो महानदी को कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं चीन का शोक किसे कहा जाता है,
आपसे पूछे चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो चीन का जो शोक है वो वांगो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक वांगो नदी को कहा जाता है, वांगो नदी को, या फिर इसे पीली नदी भी कहा जाता है। चीन वांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। और चीन का शोक वांगो नदी या फिर पीली नदी को कहा जाता है। ठीक, और उड़ीसा का शोक के बारे में ध्यान रखेंगे। उड़ीसा में जो महानदी है इस पे तरह तरह की जल विद्युत परियोजनाएं, तरह तरह के बांध बना दिए गए हैं, जिससे उड़ीसा राज्य को फायदा हुआ है। उड़ीसा राज्य को बहुत फायदा हुआ है। अब महानदी को क्या कहा जाता है, उड़ीसा राज्य का क्या कहा जाता है, उड़ीसा का जीवन रेखा भी कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे उड़ीसा का जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आपको केवल मिले शोक, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो महानदी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिले कि उड़ीसा की जीवन रेखा कहाँ किसे कहा जाता है, तो महानदी को फिर लगाएंगे। आपको जैसा ऑप्शन मिलेगा आपको तो ऐसा लगाएंगे। नादिर शाह भारत से क्या लूट कर ले गया, तो कोहिनूर हीरा के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। तो कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था नादिर शाह, जिसका पूरा नाम क्या था, नादिर शाह अब्दाली। और इसको मयूर सिंहासन भी ये यहाँ पे लूट के ले गया था। मयूर सिंहासन भी ये यहाँ से लूट कर ले गया था। ठीक, मयूर सिंहासन भी लूट कर ले गया था। अब बात करते हैं मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। आपसे पूछे कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने। कोहिनूर हीरा आपसे पूछे कहाँ पे खोजा गया था, तो ये गोलकुंडा की खान से खोजा गया था। गोलकुंडा की खान से इसे निकाला गया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लीजिए, नादिर शाह अब्दाली ने भारत से क्या लूट के ले गया, कोहिनूर हीरा लूट के ले गया और मयूर सिंहासन लूट के ले गया। कोहिनूर हीरा कहाँ से खोजा गया था, गोलकुंडा की खान से। और यहाँ पे मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला। ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आपसे भारत पूछे या फिर विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। और आपसे पूछे कि विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है, विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ पे अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इसकी आयु कितनी मानी जाती है, इसकी आयु कितनी मानी जाती है, तो ये 570 मिलियन ईयर इसकी आयु मानी जाती है। ठीक, और ये अरावली पर्वत ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका, अवशिष्ट पर्वत का। ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं, यानी कि पहले बहुत बड़ा पर्वत था, अब समय के चलते इसका टूट फूट के इसका बहुत ही अवशिष्ट भाग ही केवल बचा है, यानी कि छोटा भाग ही इसका बचा हुआ है, तो इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये आप लोग बताएंगे। अरावली पर्वत की जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की गुरु शिखर है। गुरु शिखर है इसकी सबसे ऊंची चोटी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अरावली पर्वत से 3 नदियां निकलती हैं। कौन सी, एक तो आप लोग याद रखेंगे लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपसे पूछे कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपसे पूछे कि यहाँ पे एक नदी और है साबरमती नदी। साबरमती नदी इसका उद्गम कहां से होता है, तो लूनी नदी की बात करें तो ये नागा पहाड़ी से होता है। इसका उद्गम कहां से, नागा पहाड़ी से होता है। और नागा पहाड़ी कहां पे है, यहाँ पे अजमेर जिले में है। अजमेर जिले से यहाँ पे नागा पहाड़ी से होता है। और बनास नदी की बात करें, बनास नदी का, तो इसका उद्गम कहां से होता है, अरावली के पूर्व से होता है। इसका उद्गम अरावली के पूर्व से होता है। अरावली के पूर्व से इसका उद्गम होता है। अब आपसे पूछे कि साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये उदयपुर जिले से होता है। इसका उद्गम कहां से, उदयपुर जिले से इसका उद्गम होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें भाई भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारी की सारी उद्गम कहां से होता है, ये आपसे अरावली से ही होता है। ये सारी नदियों का उद्गम अरावली पर्वत से ही अलग अलग जगह से होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे साथ में। आपसे पूछे कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। आपसे पूछे कि भारत में सबसे नवीनतम
आपसे पूछे कि भारत का सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला तो हिमालय है, ठीक। और इसकी आयु लगभग 570 मिलियन ईयर मानी जाती है। और अरावली पर्वत वर्तमान समय में एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी कि इसका बहुत ही थोड़ा भाग बचा हुआ है, ठीक। टूट फूट कर कट छट के इसका अरावली का थोड़ा भाग अब शेष रह गया है और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। और गुरु शिखर किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में, ठीक। और बात करते हैं अरावली का सर्वाधिक विस्तार भी कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। आपसे पूछे लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली से। बनास नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। और साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी अरावली से निकलती है। और आपसे पूछे कि लूनी नदी कहाँ से? अजमेर जिले से निकलती है। और बनास नदी अरावली के पूर्व से निकलती है। और साबरमती नदी उदयपुर जिले से निकलती है, ठीक। और अगला प्रश्न है कि धरती पे कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती पे टोटल 70, यहाँ पे 71% जल है। धरती पे टोटल 71% जल है। लेकिन आपसे पूछे कि धरती पे स्थल कितनी प्रतिशत है? स्थल कितनी प्रतिशत है? तो 29% भाग पे धरती पे स्थल है। आपसे पूछे कि धरती पे यहाँ पे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत भाग पे है? आपसे पूछे नाइट्रोजन कितने प्रतिशत भाग पे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 78.08% भाग पे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ठीक। और ये आपसे पूछे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन ही होती है। और अब बात करते हैं ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो टोटल 21% भाग पे है ऑक्सीजन, ठीक। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। धरती पे कितने प्रतिशत भाग में पानी है? तो 71% भाग में पानी है। लेकिन आपसे पूछे कि धरती पे कितने प्रतिशत भाग पे स्थल है? तो 29% भाग पे स्थल का विस्तार है। और वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस है नाइट्रोजन गैस है। आपसे पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितने परसेंटेज है? तो 78.08% भाग पे नाइट्रोजन है। आपसे पूछे कि ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 21% भाग पे है वायुमंडल में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है ये बांग्लादेश से लगती है। किससे? बांग्लादेश से लगती है। और आपसे पूछे कि सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये अफगानिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान से लगती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भारत में कुल कितने देशों के साथ सीमा लगती है? कुल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो कुल सीमा भारत की 7 देशों के साथ लगती है। 7 देशों के साथ लगती है। देख लेते हैं कौन कौन से देश। सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे अफगानिस्तान आपका हो गया, अफगानिस्तान हो गया। और आपका एक हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और आप लोग याद रखेंगे चीन देश से इसकी सीमा लगती है। नेपाल से भारत की सीमा लगती है। और भूटान से भारत की सीमा लगती है। और आपके पूछे म्यांमार से भारत की सीमा लगती है। और आपके किस राज्य से? आपके बांग्लादेश से भारत की सीमा लगती है। बांग्लादेश से भारत की सीमा लगती है। सर्वाधिक आपसे पूछे किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से सर्वाधिक भारत की सीमा लगती है। और सबसे कम जो सीमा है वो आपके अफगानिस्तान से लगती है, ठीक। आपसे पूछे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। देख लेते हैं। आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से सबसे लंबी स्थलीय सीमा। आपसे पूछे सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश से? अफगानिस्तान से लगती है। और कुल कितने देशों के साथ सीमा लगती है भारत के? 7 देशों के साथ। कौन कौन से? अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आपके पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक। तो इन सारे चीजों को भी आप लोग ध्यान रखें। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, ठीक। और सौरमंडल का सबसे आपसे पूछे कि छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है ये बुध ग्रह है, ठीक। बुध ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बुध को क्या कहते हैं? इसको मरकरी भी कहते हैं। बुध को मरकरी भी इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और
जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है वो कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा, यहाँ पे ग्रहों के बारे में तो बात कर लिए, कौन सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सबसे छोटा ग्रह है। अब उपग्रह की बात करते हैं, कौन सबसे छोटा उपग्रह है? तो जो सबसे छोटा उपग्रह है उसको डिमोस कहते हैं। और डिमोस किस ग्रह का है? ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह के पास टोटल 2 उपग्रह है, एक तो हो गया आपका डिमोस और एक है आपका फोबोस। और आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो आपका कौन सा है? गैनीमीड। ठीक, गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बृहस्पति के पास में। किस ग्रह के पास में? बृहस्पति के पास में। और सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो सर्वाधिक जो उपग्रह है वो किस ग्रह के पास में? बृहस्पति के पास में। टोटल कितने? 92 उपग्रह हैं बृहस्पति के पास में वर्तमान समय। आपसे पूछे कि क्षुद्र ग्रह आपसे पूछे कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में होते हैं? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखते हैं यहाँ पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। आपसे पूछे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, या फिर इसे मरकरी भी कहते हैं। और बात करते हैं सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट ग्रह। अब ग्रहों की बात तो हो गई, अब उपग्रह में देखते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। आपसे पूछे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है तो डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और ये किस ग्रह का है? ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह और बृहस्पति ग्रह के पास है। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है और इसके पास कुल कितने? 92 उपग्रह है। और क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। और उड़ीसा का शोक किस नदी को हमने बताया? उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। महानदी पे एक बांध बना हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पे। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, कंबोडिया का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये आप लोग बताएंगे, कंबोडिया का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो कंबोडिया का शोक वाला है तो कौन सी नदी है? मिकांग नदी को कंबोडिया का शोक कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हिसाब से चीन का बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। कंबोडिया का शोक किस नदी को? मिकांग नदी को कंबोडिया का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है और इसे अब जीवन रेखा भी उड़ीसा का कहा जाता है। हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जाम में कई दफा इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो हमने सोचा कि इसे बताना चाहिए। 1 GB में आप लोग बताइए कितने MB होते हैं? आप लोग तो डेली आप लोग GB MB और ये सब यूज करते हैं। 1 GB में कितने MB होते हैं और 1 MB में कितने KB होते हैं? 1 MB में कितने KB होते हैं? ठीक, ये आप लोग बताएंगे। और 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में कितने बाइट होते हैं ये आप लोग बताएंगे। ठीक, तो देखिए आपसे पूछे कि 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024 MB होते हैं। ठीक, 1024 MB होते हैं। और 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 224 KB होते हैं। और 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 224 बाइट होते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि वर्ल्ड वाइड वेब का अंतर www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका अर्थ। और 1 GB में 224 MB और 1 MB में आपको 224 KB और 1 बाइट में 224, 1 किलो बाइट में 224 बाइट होते हैं। ठीक, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट को आप लोग जानते ही होंगे। एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन। ठीक, एनी बेसेंट ने किया था। आपसे पूछे कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। और आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बेलगांव में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की
पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी, महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और 1917 का जो हुआ था, 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है इसमें बनी थी। 1916 का कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्षता की थी। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। बात करते हैं कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन। अब बात करते हैं होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने किया? कहाँ पे? बेलगांव में। और किसने किया? बेलगांव कहाँ पे? कर्नाटक में है। और इसकी स्थापना किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट ने किया। अब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 का अधिवेशन होता है, कलकत्ता में अधिवेशन होता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एलपीजी गैस में लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी गैस में जो लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मर्केप्टान मिलाया जाता है। इथाइल मर्केप्टोन मिलाया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि एलपीजी गैस में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। ब्यूपेन और प्रोपेन गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी गैस होती है? ये एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग बताएंगे कि सीएनजी में कौन सी गैस होती है, सीएनजी में कौन सी गैस यहाँ पे होती है। तो देखिए गोबर गैस में जो है वो कौन सी? मीथेन गैस होती है। गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। और सीएनजी में भी कौन सी गैस पाई जाती है? इसमें भी मीथेन गैस होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि यहाँ पे कि एलपीजी गैस में लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी गैस में लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है। इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है। और इथाइल मर्केप्टन की वजह से ही इथाइल, यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, इथाइल मर्केप्टेन, और इसके वजह से ही क्या होता है? इसमें बहुत तीक्ष्ण गंध आती है एलपीजी गैस में। आप लोग देखते होंगे थोड़ा सा अगर लीक करता है कहीं से तो बहुत तेजी से गंध आता है, जिससे लोगों को पता चल जाए कि कहीं से यहाँ पे फॉल्ट है। ठीक, अब बात करते हैं एलपीजी गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। और गोबर गैस किन गैसों का? तो यहाँ पे मीथेन गैस होता है गोबर गैस में। सीएनजी में भी कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण गंग वंश के लोगों ने करवाया था। आपसे पूछे कि गंग वंश में कौन से लोगों ने करवाया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण जो नरसिंह देव प्रथम थे, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इसे कोणार्क सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। किस रुपए के नोट पे? 10 रुपए के नोट पे छपा हुआ है। 10 रुपए के नोट पे से छापा गया है। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखें। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और किस वंश के लोगों ने बनवाया था? इसे गंग वंश के लोगों ने बनवाया था। और बात करें किसने? नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और ये 10 रुपए के नोट पे छपा हुआ है। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। ये किससे अलग हुआ था? ये आप लोग बताएंगे। बांग्लादेश किससे अलग हुआ? ये पाकिस्तान से अलग हुआ था। बांग्लादेश किससे अलग हुआ था? ये पाकिस्तान से अलग करके इसे एक नया देश बनाया गया बांग्लादेश को। ठीक, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ये आप लोग बताएंगे कि राजधानी क्या है बांग्लादेश के? तो जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका है। आपसे पूछे कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है बांग्लादेश की मुद्रा। आपसे पूछे कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संप्रीति युद्धाभ्यास किससे होता है? बांग्लादेश और भारत के बीच में। आपसे पूछे कि बोंगो सागर युद्धाभ्यास किससे होता है? बोंगो सागर युद्धाभ्यास किससे होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे ब्लैक बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 में हुआ बांग्लादेश का निर्माण। और ये पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश से बना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और संप्रीति और बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत एंड बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्धाभ्यास है और बोंगो सागर युद्धाभ्यास है। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण की बात है, ये कब हुआ था? 14 मई
पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 में हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 में हुआ था। कहाँ पे? ये पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पे? पोखरण यहाँ कहाँ पे? राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में पहला परीक्षण हुआ था। और पोखरण राजस्थान में तो हुआ। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। क्या? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। और यहाँ पे परमाणु से संबंधित प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आपसे पूछे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। कई बार पूछा गया, ट्राम्बे मुंबई में ये स्थित है। ठीक। और बात करते हैं परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की जो खोज है वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज की थी। और परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है ये भी आप लोग बताएंगे। परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। और हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इसमें कौन सी? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। आपसे पूछे सूर्य में भी कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसमें भी सूर्य में भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि परमाणु बम का परीक्षण कब हुआ? 14 मई 1974 में पहला परमाणु बम हुआ। पोखरण राजस्थान में परीक्षण हुआ। और इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। नाम भी आप लोग याद रखेंगे। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। और जो है परमाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज की। परमाणु बम किस अभिक्रिया पे? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे आधारित है। परमाणु बम एक कम विनाशकारी होता है, जबकि हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। और सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? इसमें भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इस दिन किसका जन्मदिन होता है? ये भी आप लोग बताएंगे। इस दिन किसका जन्मदिन होता है? तो इस दिन किसका जन्मदिन होता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का इसमें जन्मदिन होता है। इस दिन 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन होता है। इस वजह से यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाते हैं। आपसे पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व शिक्षक दिवस, क्योंकि शिक्षक दिवस तो आप लोग को याद भी होगा। तो विश्व शिक्षक दिवस आपसे पूछे कब मनाते हैं? तो जिस दिन गंगा डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, यानी कि 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक। और आपसे पूछे कि शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? भारत में शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? शिक्षा दिवस, यहाँ पे शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस पूछे कब मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस में अंतर है। तो शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर के दिन मनाते हैं। और इस दिन किसका जन्मदिन हुआ था? इसका किसका जन्मदिन था? इसमें अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन था। ठीक। अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन था। और अबुल कलाम आजाद के बारे में ध्यान रखेंगे, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। इन्हीं के जन्मदिन पे 11 नवंबर के दिन क्या कब मनाते हैं? शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर के दिन मनाते हैं। और इस दिन किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म हुआ था। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ठीक। और इन्हीं के जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस आपसे पूछे कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। और विश्व शिक्षक दिवस के बारे में यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और इस दिन किसका जन्म हुआ था? अबुल कलाम आजाद का इस दिन जन्म हुआ था। और अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, अबुल कलाम आजाद। ठीक। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? तो जिसे हम लोग हाथ से छू सकते हैं, जिसे हम लोग हाथ से क्या कहते हैं? छू सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक। कंप्यूटर में हार्डवेयर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए।
जैसे कि आपका हो गया क्या जैसे कि कंप्यूटर का आप लोग मॉनिटर देख लीजिए, कंप्यूटर का आप लोग प्रिंटर देख लीजिए, प्रिंटर देख लीजिए, ये आपका कैसा डिवाइस है, ये हार्डवेयर है। आपका कीबोर्ड देख लीजिए, आपका कीबोर्ड देख लीजिए, ये आपका क्या है, हार्डवेयर है। सीपीयू देख लीजिए जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ये भी कंप्यूटर का हार्डवेयर का पार्ट है। माउस भी आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर का पार्ट है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या कहते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं उसे कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम लोग हाथ से छू सकते हैं, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हार्डवेयर, जैसे आपका हो गया मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माउस हो गया, ये सारे चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मॉडेम भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मॉडेम का ज़माना अब खत्म हो गया, क्योंकि अब नेट से ही यहाँ पे फोन से ही नेट कनेक्ट हो जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति किसे कहते हैं, अस्थायी स्मृति, और एक आप लोग याद रखेंगे अस्थायी स्मृति। अस्थायी स्मृति और फिर अस्थायी स्मृति दोनों याद रखेंगे। तो अस्थायी स्मृति किसे कहते हैं, रैम को कहते हैं, और अस्थायी स्मृति किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मतलब होता है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका मतलब होता है। और रोम का क्या मतलब होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है इसका मतलब, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे साथ में देख लेते हैं। आपसे पूछे कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति किसे कहते हैं, रैम को कहते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रोम को कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इस वजह से आप लोग याद रखेंगे। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड है, और थायराइड से एक हार्मोन निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन कहते हैं। आपसे पूछे कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो थायराइड से होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव। आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी, यहाँ पे अंतःस्रावी बोल दे, आपसे पूछे कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की जो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बहिस्रावी पूछे तो शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है यकृत, ठीक। यकृत है सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है, तो ये भी यकृत है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आप लोग ये ग्रंथि के नाम याद रखेंगे, जिसे क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, ठीक। इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, या फिर एक नाम और है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे कौन सी हार्मोन की स्रावित होती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पे स्रावित होती है। शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछे कौन है, तो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, पिट्यूटरी ग्रंथि को भी मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक। दोनों एक ही चीज है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। आपसे पूछे कि रडार का आविष्कार किसने किया था, रडार सिस्टम का आविष्कार किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो रडार सिस्टम का आविष्कार है ये रॉबर्ट वाटसन ने किया था, रॉबर्ट वाटसन ने इसका आविष्कार किया था, ठीक। कब किया था, 1930 में। आपसे पूछे कब किया था, 1930 में। आपसे पूछे कि रेडियो के आविष्कारक कौन है, रेडियो को आविष्कारक कौन है, तो मार्कोनी है। रेडियो के आविष्कारक कौन है, मार्कोनी है, ठीक। आपसे पूछे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो इटली के रहने वाले हैं, मार्कोनी। ये सारे आविष्कार के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की, आपसे पूछे कि रेबीज के
टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये लुई पाश्चर ने की थी। तो ये भी साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आविष्कार और खोज के बारे में हम लोग देख ही रहे थे, तो हम सोचे इसको भी देख लेते। टेलीफोन का खोज किसने किया? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। और रडार सिस्टम का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वाटसन ने रडार सिस्टम का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया। और कब? 1930 में किया था। और रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। मार्कोनी कहाँ में? रेडियो का आविष्कार इटली में हुआ। और रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने किया था। कैंसर के उपचार में उपयोगी गैस कौन सी होती है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैंसर के उपचार में उपयोगी गैस होती है रेडान गैस। आपसे पूछे कि कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? आपसे पूछे कि कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? तो ये भी कैंसर से। कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से। ठीक, तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि तंबाकू चबाने से कौन सा रोग होता है? आपसे पूछे कि तंबाकू चबाने से कौन सा कैंसर होता है? तो तंबाकू चबाने से मुख का कैंसर होता है। कहाँ पे? मुख का कैंसर होगा। अगर आप तंबाकू चबाएंगे तो मुख का कैंसर होगा। अगर आप धूम्रपान करेंगे, अगर आप लोग क्या करेंगे? धूम्रपान करेंगे तो यहाँ पे कौन सा कैंसर होता है? तो यहाँ पे फेफड़े का कैंसर होता है। फेफड़े का कैंसर होता है धूम्रपान करने पे। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और स्टोन कैंसर के बारे में याद रखेंगे। स्टोन कैंसर ये किससे संबंधित है? स्टोन कैंसर किससे संबंधित है? तो ये पत्थर से संबंधित है। पत्थर, यहाँ पे स्टोन मतलब ही पत्थर होता है। ये पत्थर से संबंधित है। इसे अम्ल वर्षा की वजह से यहाँ पे स्टोन कैंसर होता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ल्यूकेमिया रोग जिसे रक्त कैंसर कहते हैं, ल्यूकेमिया, इसमें क्या होता है? ल्यूकेमिया रोग में क्या होता है? इसमें रक्त कैंसर, इसे कहते हैं रक्त कैंसर। इसमें किस चीज का प्रयोग करते हैं ठीक होने में? इसके उपचार में किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। इसमें कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि यहाँ पे कैंसर के उपचार में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो रेडान गैस का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। और स्टोन कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? तो कीमोथेरेपी संबंध आप लोग नोट करेंगे एक कैंसर से। तंबाकू चबाने से कौन सा रोग होता है? तो मुख का कैंसर होता है तंबाकू चबाने से। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो फेफड़े का कैंसर हो जाएगा। तो और अगर आप लोग क्या करते हैं? स्टोन कैंसर का संबंध पत्थर से है और इसमें अम्ल वर्षा जिम्मेदार होता है। ल्यूकेमिया रोग में क्या होता है? इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। ल्यूकेमिया रोग में ये आपका उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। कैंसर दिवस कब? 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो विशालतम स्तनधारी संसार का व्हेल है। ठीक, व्हेल मछली है। व्हेल मछली के बारे में याद रखेंगे। यहाँ पे व्हेल मछली आपसे पूछे, यहाँ पे मछलियों से संबंधित हम लोग देखते हैं। आपसे पूछे कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे झींगा उत्पादन से है गुलाबी क्रांति का संबंध। झींगा उत्पादन से। आपसे पूछे कि नीली क्रांति का संबंध किससे? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पे मछली उत्पादन से है। नीला क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से है। ठीक, तो आपसे पूछे कि स्तनधारियों का यहाँ पे अध्ययन का क्या कहलाता है? आपसे पूछे कि स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्तनधारियों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमोलॉजी कहलाता है। ठीक, मैमोलॉजी कहलाता है स्तनधारियों का अध्ययन। यहाँ पे साथ में देख लेते हैं। आपसे पूछे कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल है। ठीक, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है और नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमोलॉजी कहलाता है स्तनधारियों का अध्ययन। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप की खोज किसने? लैंड
स्टीनर ने किया था। तो ठीक, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर का माप किससे किया जाता है। आपसे पूछे कि ब्लड ब्लड प्रेशर का माप किस यंत्र से किया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्फिग्नोमीटर से ब्लड कैंसर की जांच ब्लड की यहाँ पे ब्लड का माप करते हैं, ठीक। और रक्त शुद्ध कहाँ पे, और आप लोग बताएंगे कि रक्त को शुद्ध करने का काम शरीर के कौन सा भाग करता है, तो किडनी करता है रक्त को शुद्ध करने के बाद। आप लोग बताएंगे कि रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच मान कितना होता है रक्त का, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच। और रक्त के में थक्का जमने में कौन सा विटामिन के का काम का क्या है, तो विटामिन के का कार्य क्या है, तो इसमें रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त का ये थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। यहाँ पे साथ में देख लेते हैं। आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। और ब्लड प्रेशर की माप किससे करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब का माप करते हैं। रक्त शुद्ध कहाँ पे होता है, किडनी में होता है रक्त शुद्ध। रक्त का पीएच कितना, तो 7.4 होता है। विटामिन के का कार्य क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमने से रोकता है, रक्त का थक्का जमने में ये सहायक होता है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रक्त का थक्का जमने में सहायक है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। आपसे पूछे कि एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य एल्युमिनियम का उड़ीसा है। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे अयस्क के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो आप लोग बताएंगे सीसा का अयस्क क्या है, तो सीसा का अयस्क क्या है, गैलेना है सीसा का अयस्क। आप लोग पारा का अयस्क बताएंगे, जिसे क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, पारा को मरकरी भी कहते हैं। इसका अयस्क आप लोग बताएंगे, इसका अयस्क क्या है, सिनेबार है, इसका अयस्क क्या है, सिनेबार। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। बात करें सीसा का अयस्क क्या है, गैलेना है, पारा या फिर मरकरी का अयस्क क्या है, सिनेबार है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन किसका जन्मदिन होता है, 29 अगस्त के दिन किसके जन्मदिन पे खेल दिवस मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन यहाँ पे खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं, इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है, ठीक। तो हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद है हॉकी के जादूगर, ठीक। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मेजर ध्यानचंद की एक आत्मकथा है, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा को क्या कहा जाता है, इनकी आत्मकथा है गोल किसकी आत्मकथा है, तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है, ठीक। अब देखते हैं खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। इनकी आत्मकथा क्या नाम है, गोल, इनकी आत्मकथा का नाम है गोल, ठीक। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे विश्व का, आप लोग बताएंगे कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है जो स्पुतनिक है, स्पुतनिक फर्स्ट है, ठीक। स्पुतनिक फर्स्ट है विश्व का पहला उपग्रह। किस देश का है, ये सोवियत संघ से भेजा गया, सोवियत संघ से कब, 1957 में भेजा गया था, 1957 में सोवियत संघ या फिर रूस, आप लोग याद रखते हैं। और भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, जो आपसे पूछे कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो भारत का पूछे, इंडिया का, यहाँ पे इंडिया लिख लेते हैं, तो इंडिया का पूछे तो आर्यभट्ट था, इंडिया का आर्यभट्ट था पहला उपग्रह, कौन सा, आर्यभट्ट था। और आर्यभट्ट के बारे में बात करें, ये कब भेजा गया था, 1975 में भेजा गया, इसे 1975 में भेजा गया था। और जो उपग्रह होते हैं, जो उपग्रह भेजे जाते हैं, उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, उसे पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, कितनी ऊंचाई पे उपग्रह भेजे जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। आपसे पूछे किस ग्रह का है, तो मंगल ग्रह का है सबसे छोटा उपग्रह डिमोस।
आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। और किस ग्रह का है, बृहस्पति ग्रह का है, बृहस्पति ग्रह का है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है और किस देश का है, सोवियत संघ का है, 1957 में भेजा गया है। सोवियत संघ का वर्तमान में नाम यहाँ पे रूस मिल सकता है, इसका वर्तमान नाम रूस हो गया, ठीक। और इंडिया यानी कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह कब भेजा गया था, तो 1957 में, 1975 में से भेजा गया था। कब भेजा गया था, तो 1975 में से भेजा गया था, ठीक। और देखते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, भूप्रक्षेपित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। और गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है, ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का क्या काम करती है, डायनेमो करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम। आपसे पूछे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। आपसे पूछे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। क्या, विद्युत मोटर बदलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि स्पीकर, लाउड स्पीकर जो होता है, लाउड स्पीकर जो आपके फोन में लगा होगा स्पीकर, ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, ठीक। और बात करते हैं यहाँ पे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, सौर ऊर्जा को सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन सा यंत्र करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सोलर पैनल करता है या फिर सोलर सेल भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ये करता है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम क्या करता है, डायनेमो करता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम क्या करता है, विद्युत मोटर करता है, ठीक। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम लाउड स्पीकर करता है। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सोलर सेल करता है, ठीक। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी जो पालन है वो एपी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। आपसे पूछे कि केचुआ पालन क्या कहलाता है, केचुआ पालन यहाँ पे आप लोग बताएंगे केचुआ पालन क्या कहलाता है, इसे वर्मी कल्चर कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। आपसे पूछे कि किसान का मित्र किसे कहते हैं, किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो केचुआ को कहते हैं किसान का मित्र। केचुआ में कितनी हृदय होते हैं, तो केचुआ में कितने हृदय होते हैं, इसमें हृदय की संख्या 4 होती है, केचुआ में 4 हृदय होती है, ठीक। आपसे पूछे कि मत्स्य पालन क्या कहलाता है, तो मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, इसे पीसी कल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं मत्स्य पालन को। आपसे पूछे कि मछलियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकथ्योलॉजी कहलाता है, इकथ्योलॉजी कहलाता है मछलियों के बारे में अध्ययन। लेकिन आपसे पूछे कि मछलियों का पालन क्या कहलाता है, तो आप लोग बताएंगे क्या, पीसी कल्चर। लेकिन अध्ययन पूछे तो इकथ्योलॉजी कहलाता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट पालन जो है वो क्या कहलाता है, ये सेरीकल्चर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ये सारे प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और देख लेते हैं साथ में एक बार। आपसे पूछे कि मधुमक्खी पालन किसे क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। केचुआ पालन क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। और केचुए में किसान का मित्र किसे कहते हैं, केचुआ को कहते हैं किसान का मित्र, इसमें हृदय की संख्या 4 होती है। और मत्स्य पालन किसे कहते हैं, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन पीसी कल्चर को कहते हैं, ठीक। और मछलियों के बारे में अध्ययन इकथ्योलॉजी में किया जाता है। और रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर में करते हैं। किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं, इसे होम पेज कहते हैं। किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। एक तो है आपका ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट अलीबाबा एक है, अलीबाबा। और ये पूछा जाता है किस देश का है, अलीबाबा वेबसाइट। तो ये जो अलीबाबा वेबसाइट है ये चीन का है, किस देश का है, ये चीन का वेबसाइट है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चीन की साइट है अलीबाबा। ये कैसी, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक।
और बात करते हैं आपसे, अगर अलग अलग देशों की कोड को यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे इंडिया का जो कोड है, भारत का जो कोड है यहाँ पे वेबसाइट का, वो क्या है, IN, हम लोग .IN लगाते हैं ना, ये इंडिया का कोड है। और मंगोलिया का पूछे कि क्या कोड है, तो इसका मंगोलिया का MN कोड है। कोड वेबसाइट कोड क्या है, मंगोलिया का MN है। आपसे पूछे कि न्यूजीलैंड का वेबसाइट कोड क्या है, न्यूजीलैंड का वेबसाइट कोड क्या है, तो न्यूजीलैंड का वेबसाइट कोड क्या है, .NZ है। यहाँ पे आप लोग न्यूजीलैंड में कोई चीज टाइप करेंगे तो .NZ लगाएंगे। जैसे भारत में .com .in लगाते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, .NZ, और मंगोलिया में रहेंगे तो .MN लगाएंगे, ठीक। और ई-कॉमर्स वेबसाइट कहाँ पे है, चीन की वेबसाइट है। और किसी वेबसाइट के होम पेज को क्या, किसी वेबसाइट के प्रथम पेज जब आप खोलेंगे तो उसको होम पेज कहा जाता है, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा जो दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और आपसे पूछेगा कि गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं हेडलाइट में, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे अवतल दर्पण का। यहाँ पे कौन से अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, ठीक। हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक। आपसे पूछे कि सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, तो इसमें भी कौन से दर्पण का, अवतल दर्पण में, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अगर दो समांतर दर्पण है, दो समांतर दर्पण आपके पास है, दो समांतर दर्पण, और बीच में आप लोग कोई वस्तु रख देते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, उसका प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक। तो ये आप लोग ऐसे याद रखेंगे, अनंत प्रतिबिंब यहाँ पे बनेंगे, ठीक। तो अनंत प्रतिबिंब यहाँ पे बनेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अपसारी अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे। अभिसारी बताएंगे किसे कहते हैं, और अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। जबकि अपसारी दर्पण जो किसे, उत्तल दर्पण को कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये सारे दर्पण से प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, गाड़ियों के पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जबकि सोलर कुकर में भी कौन सा दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग करते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच में, अगर दो समांतर दर्पण है, बीच में कोई वस्तु यहाँ पे रख दिया जाए, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। और अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। सबसे चमकीला ग्रह, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। आपसे पूछे कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं। आपसे पूछे कि सांझ या भोर का तारा किसे कहते हैं, सांझ या भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को भी कहते हैं सांझ या भोर का तारा कहते हैं, ठीक। सांझ या भोर का तारा कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। देख लेते हैं यहाँ पे साथ में। आपसे पूछे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, या फिर पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। सांझ या भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक